जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन का विखंडन होता जा रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पोषक है। पहले धीरज साहू के वहां से मशीनें फेल हो गई थी, इतना पैसा सांसद के घर से निकला था। आज भी मशीनें भी चल रही हैं और लगातार पैसा गिना जा रहा है। ये वही केजरीवाल हैं जिनके वहां से तमाम प्रकार के घोटाले आ रहे हैं और आज तक कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। महाराष्ट्र में तीसरे चरण के मतदान कल होने हैं और बहुत ही जल्द चौथे और पांचवें चरण के भी मतदान होंगे, जिसकी तैयारियां लगभग बीजेपी की तरफ से पूरी हो गई हैं। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के प्रभारी दिनेश शर्मा जी और बीजेपी नेता। सर, पहले तो आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सर, महाराष्ट्र में कल तीसरे चरण के मतदान होने हैं, 2 चरण के हो चुके हैं, आपने पूरी जिम्मेदारी संभाली है, पहले दिन से महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं। क्या लगता है कितने सीटों पर अब तक बीजेपी की ताकत आपको दिखेगी इन 2 चुनावों में? ये आश्चर्यजनक परिणाम हो गए और जिस तरीके से वातावरण तेजी से बदला है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन का विखंडन होता जा रहा है। और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखो, जैसे जैसे लोग राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, कांग्रेस से बाहर करते जा रहे हैं। पहले प्रमोद कृष्णन जी की बारी आई थी राम जी का नाम लेने पर, उसके बाद हमारे गौरव बल्लभ प्रवक्ता को वहाँ दर्शन करने या राम जी के बारे में बोलने पर निकाल दिया गया। आज राधिका जो खेड़ा हैं वो झारखंड से आज वो निकाल दी गई। यहाँ संजय निरुपम जी ने केवल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनकी विदाई हो गई। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पोषक है और जिस तरीके से कांग्रेस समर्थकों के यहाँ से पहले धीरज साहू के वहाँ से मशीनें फेल हो गई थी, इतना पैसा सांसद के घर से निकला था। आज भी मशीनें भी चल रही हैं और लगातार पैसा गिना जा रहा है। एक मंत्री के पीए के वहाँ, ये वही सोरेन है जिनकी शरद पवार जी तारीफ कर रहे हैं, ये वही केजरीवाल हैं जिनके वहाँ से तमाम प्रकार के घोटाले आ रहे हैं और आज तक कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। आज भी शरद पवार जी उनकी तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शरद पवार जी, उद्धव जी, ये कांग्रेस, ये भ्रष्टाचार का समर्थन क्यों करते हैं? इनको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार का समर्थन देते देते ये सब आतंकवादियों का समर्थन देने लगे। आज मैं समझता हूँ उद्धव जी को बोलना चाहिए था कांग्रेस के इन नेता प्रतिपक्ष बड़ट्टीवार के उसमें, कि उन्होंने तो बोल दिया कि कसाब ने किसी को मारा ही नहीं, कसाब वो किसी पुलिस वाले को मार दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने के लिए। ये वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, सांप्रदायिक पोलराइजेशन के लिए इस प्रकार की भाषा बोल के, जो पाकिस्तान भाषा बोल रहा है वो कांग्रेस भाषा बोलेगी। कांग्रेस को उनको निकाल देना चाहिए था। निकालने के बजाय आज आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। जिन व्यक्ति ने ये 3 बजे रात को ये कांग्रेस वाले आतंकवादी को फांसी ना हो उसके लिए कोर्ट को खुलवा कर उसकी पैरोकारी कर रहे थे, यही उज्जवल निकम जी उस समय पैरोकारी करके आतंकवादियों को फांसी हो, दंड मिले, उसके लिए प्रयास कर रहे थे। आप प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवाद को आप पोषण कैसे कर सकते हैं? कोरोना को गाली देने वाला उदय जो स्टालिन है, उनको डिप्टी सीएम बनाओगे आप, इसलिए उन्होंने कोरोना कहा, उन्होंने इसको सनातन को डेंगू और मलेरिया से तुलना करा। कांग्रेस आज पथभ्रष्ट हो चुकी है, धर्म भ्रष्ट हो चुकी है, अर्थ भ्रष्ट हो चुकी है। कांग्रेस आज आधार विहीन होकर डरी हुई है। जो राहुल गांधी जी कहते थे न, डरो मत, वो आज डरते डरते वायनाड छोड़कर भाग गए, पहले अमेठी छोड़कर भाग गए। बहन जी पॉलिटिकल टूरिज्म पे पूरा देश का भ्रमण करते करते अब केवल वो अमेठी और रायबरेली तक कर रह गई। मम्मी जी राजस्थान चली गई। ये हारने वाले लोग हैं। और महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ जिस प्रकार से महायुति मिलकर चुनाव लड़ रही है, एक दूसरे का पूरक होके, भारतीय जनता पार्टी तो 48 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस मानसिकता के साथ में अपने मित्र पक्ष को सहयोग करके लड़ रहे हैं। और जितना बेहतर सामंजस्य महायुति में है, अजीत दादा की एनसीपी, शिवसेना, शिंदे जी और बीजेपी और आरपीआई के बीच में, मैं समझता हूँ कि जो पहले और दूसरा चरण का चुनाव था वो 100% विजय की तरफ बढ़ा है।
और जो आने वाली 11 सीटों का मतदान कल है, मैं समझता हूँ रिकॉर्ड टूटेगा महाराष्ट्र का इस बार। और पूरे देश में जो मोदी जी ने एक आह्वान किया है, उसकी सकारात्मक भूमिका में जो मेन पार्ट होगा, मेन रोल होगा, वो हमारे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो दोनों का संयुक्त प्रयास होगा, वो मैं समझता हूँ 400 के पार की तरफ आगे ले जाने में बड़ा सहायक बनेगा। जी, आपने एक बयान की बात की जो विजय वडेट्टीवार जी की तरफ से कल दिया गया था, लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कल एक बयान दिया था जो कश्मीर में हमला हुआ आतंकवादियों का, उसको लेकर कि एक स्टंट था। और आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो पिछले साल हमला हुआ था, पिछले चुनाव में जो हमला हुआ था, उसकी तहकीकात अभी तक नहीं कर पाई। इसके पीछे कौन था, ये बीजेपी अब तक सामने नहीं ला पाई। ये सेना पर प्रश्न उठाने वाले ऐसे लोगों को अगर जनता गद्दार की संज्ञा देने लगे तो मैं समझता हूँ कि वो कम नहीं होगा। पब्लिक इनको इस भाषा का प्रयोग करने लगी कि ताजुब नहीं एक दिन, क्योंकि हमारे शहीद हो रहा हमारा जवान और उस पर ये राजनीति कर रहे हैं चन्नी। कौन है चन्नी? ये भेष बदल के झूठे धर्म का आवरण लगाकर ये चलने वाले एक जिनको कहना चाहिए जमानत जब्त नेता हैं, जिनका ना तो आधार है, न विचार है, न व्यवहार है। ये जिस आम आदमी पार्टी का विरोध करने वाले नेताओं के रूप में थे, उन्हीं का तलवा चाट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको या तो पार्टी को निकाल देना चाहिए या इनको सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए अपनी सेना को, अपने जो लोग शहीद हुए उनसे। और मोदी जी हैं, अगर किसी आतंकवादी ने किया तो वो बिरयानी खा के नहीं जाएगा, अब यहीं पर गढ़ के जहन्नुम जाएगा। और ये घुसकर मारने वाली सरकार है, सरेंडर करने वाली सरकार नहीं है। और हमने घुसकर उनको आतंकियों को समाप्त करने में सफलता पाई है। और ये मुद्दा है, अब जैसे महाराष्ट्र में भी ये लोग वोट जिहाद का फतवा जारी करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब देखना जनता क्रांति करेगी, वोट क्रांति होगी, वोट जिहाद नहीं होगा। यहाँ पर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो करना चाहते हैं, अहमदनगर में पर्ची खुलेआम बांट रहे हैं, फतवे धर्म स्थान से जारी हो रहे हैं। ये महाराष्ट्र का चुनाव को आप सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास किया, और यहाँ पर आप अगर धर्म स्थानों से आप फतवा जारी करो, नाम से टेलीफोन नंबर डाल के आप फतवा जारी कराओगे। ये साहस है इस हिंदुस्तान में? ये साहस केवल उद्धव जी के कारण है, केवल शरद पवार जी के और कांग्रेस के कारण है। ये वोट की राजनीति में ये देश के विखंडन की नींव रखना चाहते हैं, वो मोदी जी के रहते संभव नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि जितना ये वोट जिहाद करेंगे उतना जन क्रांति होगी, जनता वोट क्रांति करेगी। राजनाथ जी ने एक बयान दिया था कि उनकी सरकार अगर वापस आती है तो पीओके को वापस से भारत में शामिल किया जाएगा, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, अगर भारत ऐसी कोशिश करता है तो कल पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर सकता है। इन सबको एक अच्छा सा कमरा लेके पाकिस्तान में रहना चाहिए, जहाँ पर इनको लाइन लगाना पड़े आटा के लिए, इन पर लाठीचार्ज हो, तब इनको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की पैरोकारी का हश्र क्या होता है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सुख चैन शांति से रह रहे हैं, खूब ऐश और आराम दोनों यहाँ पर भोग रहे हैं। जिस देश में रह रहे हैं उस देश के बारे में बोलकर पाकिस्तान की पैरोकारी करने वाले राजनेता, जान लो अब तुम जम्मू कश्मीर में भी नहीं जीत सकते। कश्मीर में भी आपका सफाया हो चुका है। और ये डरपोक लोग हैं, ये मिले हुए लोग हैं पाकिस्तान के नुमाइंदों से। और मैं कहूँगा कि अगर राजनाथ जी ने कहा है तो उनकी बात में दम है। पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान की खुद सेना के लोग बताते थे कि जब वो हमारा अभिनंदन पायलट को रिहा करने के लिए 24 घंटे की मियाद मोदी जी की सरकार ने हमारे यहाँ की सेना ने दी थी, तो उनके हाथ काँप रहे थे। हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला रहा था कि वहाँ के सेनाध्यक्ष के पैर काँप रहे थे। ये वो वाली सरकार है, इनको जान लेना चाहिए कि वो पीओके की पैरोकारी बंद कर दें। अब शेर पर सवा शेर मिला है। अब ये नहीं कि पीओके से आतंकवादी आएगा और जम्मू कश्मीर में करके चला जाएगा। अब तो जितने आतंकी भी थे उनको ऊपर वाले ने एक एक करके उठा भी लिया है। अज्ञात शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करने वाले जितने 70 से ऊपर आतंकी थे, अब तो आतंक करने में भी डर रहे हैं सब। वो ऊपर वाले ने उनको दंड दे दिया है।
आपने कहा अज्ञात शक्तियों ने, कौन है ये अज्ञात शक्तियाँ, अब किसकी हैं? ईश्वरी शक्तियाँ होती हैं भारत पे, जो देखेगा भारत को शत्रुहंता दोष शक्ति प्राप्त है कि जो भी भारत के तरफ गलत नियत देखेगा ईश्वरी शक्तियाँ उसको दंड देंगी। ईश्वरी शक्तियाँ समय समय पे अपने तमाम प्रकार के मैसेंजर्स भेजते हैं। एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र के चुनाव को आप इतने नज़दीक से देख रहे हैं, आप खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी? बीजेपी और बीजेपी के अलायंस पार्टियां कितनी सीटों पर जीत प्राप्त करेगी? देखिए, अभी तक मैं 34 लोकसभा में गया हूँ, आज मैं 35वें में जा रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश अपना बंगाल से लेकर तमिलनाडु से लेकर और गुजरात तक के संगठन में काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। अंडर करंट जिसको कहते हैं, यहाँ पर मोदी करंट चल रहा है 440 वोल्ट का, जो 4 जून को विपक्ष को लगने वाला है। आप कह रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी मैं समझता हूँ कि विपक्ष 1-2 सीटें पाएगा कि नहीं पाएगा, अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। एब्सोल्यूट जिसको कहना चाहिए अभी तक की सबसे बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। और कल का तो सोने में सुहागा वाला हमारा क्षेत्र है। कल जो 11 सीटें हैं, मैं समझता हूँ 11 में से एक भी सीटें कल के मतदान में उनकी बढ़त नहीं होगी, ऐसा कांग्रेस भी जानती है। बिल्कुल, तो मोदी करंट फिलहाल महाराष्ट्र में शुरू है और अगर 1-2 सीटें भी विपक्ष को मिल गई तो बड़ी बात होगी, ऐसा साफ कहना है दिनेश शर्मा जी का। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।